नमस्कार। कभी सोचा है कि देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है? और ये जो भारी भरकम शब्द हम न्यूज में सुनते हैं, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, इनका हमारी और आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए आज इन्हीं तीन सबसे जरूरी पिलर्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यह है कि भारत की आर्थिक कहानी को लिखने वाली वो कौन सी ताकतें हैं। देखिए, इसके तीन मेन किरदार हैं। पहला, जीडीपी, जो बताती है कि देश ने कुल कितनी कमाई की। दूसरा, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, जो सरकार के बही खाते का हाल बताता है। और तीसरा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई, जो तय करती है कि हमारी जेब में रखे पैसे की असली कीमत क्या है। चलिए हमारे पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, यानी जीडीपी। इसे आप पूरे देश का एक सालाना रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि हमने साल भर कैसा परफॉर्म किया, वैसे ही जीडीपी बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो ये जीडीपी आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। एक साल के अंदर भारत की सरहदों के भीतर जितनी भी चीजें बनी, चाहे वो कार हो या बिस्किट का पैकेट, और जितनी भी सेवाएं दी गईं, जैसे डॉक्टर की सलाह या सॉफ्टवेयर सर्विस, इन सब की टोटल मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। ये देश की प्रोडक्शन पावर का एक सीधा सीधा नाप है। अब मजे की बात यह है कि जीडीपी को नापने के तीन अलग अलग रास्ते हैं। पहला, हम ये देख लें कि देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। दूसरा, हम ये हिसाब लगा लें कि सबकी कुल मिला के इनकम कितनी हुई। या तीसरा, हम ये पता कर लें कि सबने मिलकर कुल खर्चा कितना किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप किसी भी रास्ते से जाएं, मंजिल एक ही आएगी, क्योंकि इकोनॉमी का एक सीधा सा नियम है, किसी एक इंसान का खर्च हमेशा किसी दूसरे इंसान की इनकम होता है। अच्छा, पर जीडीपी बढ़ने से हमें और आपको क्या फायदा? देखिए, जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि देश में ज्यादा बिजनेस हो रहा है। इससे सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है, और उस ज्यादा टैक्स से सरकार बेहतर सड़कें, अच्छे अस्पताल और स्कूल बना पाती है। और सबसे जरूरी बात, इससे हम जैसे आम लोगों के लिए नौकरियों के मौके भी ज्यादा पैदा होते हैं। तो जीडीपी तो समझ आ गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की ओर, राजकोषीय घाटा। इसे आप सरकार का घरेलू बजट मान लीजिए। जैसे हम अपने घर का हिसाब रखते हैं कि कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ, ये ठीक वैसा ही है, बस बड़े लेवल पर। इसका फॉर्मूला भी एकदम सीधा है। सरकार का कुल खर्चा, उसमें से अगर हम उसकी कुल आमदनी, जिसमें उधार शामिल नहीं है, को घटा दें, तो जो कमी रह जाती है, बस वही राजकोषीय घाटा है। और इसी कमी को, इसी गैप को भरने के लिए सरकार को बाजार से पैसा उधार लेना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर सरकार जरूरत से ज्यादा उधार लेने लगे तो क्या होगा? तब एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। मतलब हमारे टैक्स का एक बड़ा हिस्सा विकास के कामों पर खर्च होने के बजाय सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। इससे प्राइवेट कंपनियों के लिए मार्केट में निवेश करने के लिए पैसा कम बचता है, और दुनिया भर में देश की आर्थिक साख यानी क्रेडिट रेटिंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए बाजार में निवेश करने के लिए कुल 100 रुपए हैं। अब अगर सरकार ही उसमें से 80 रुपए उधार ले ले, तो प्राइवेट कंपनियों के पास नई फैक्ट्री लगाने या अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कितने बचे? सिर्फ 20 रुपए। इसी को क्राउडिंग आउट कहते हैं, जहां सरकारी उधार निजी निवेश को बाहर धकेल देता है। लेकिन एक मिनट, क्या हर उधार बुरा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए जब सरकार सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे या स्कूल बनाने के लिए उधार लेती है, तो ये कोई फालतू खर्च नहीं है। ये असल में भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है, जो आगे चलकर इकोनॉमी को और मजबूत करेगा। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ की, मुद्रास्फीति, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। ये वो स्तंभ है जिसका असर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन महसूस करते हैं। ये हमारी खरीदने की ताकत पर सीधा हमला करता है। अब महंगाई को नापने के लिए हमारे पास दो तरह के थर्मामीटर हैं। एक है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो फैक्ट्री और थोक बाजार के लेवल पर कीमतों का हाल बताता है। और दूसरा है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो ये बताता है कि हम और आप जब दुकान से सामान खरीदते हैं तो हमें वो कितना महंगा मिल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र हमेशा CPI पर ही टिकी रहती है, क्योंकि यही आम आदमी की जेब का असली हाल बताता है। अच्छा, ये महंगाई आती कहां से है? इसके मोटे तौर पर तीन कारण हो सकते हैं। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब बाजार में चीजें कम हों और खरीदने वाले ज्यादा तो कीमतें बढ़ जाती हैं।
दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब चीज़ों को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, जैसे पेट्रोल या स्टील महंगा हो जाए, तो बनी हुई चीज़ भी महंगी हो जाती है। और तीसरा है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी जब हम बाहर के देशों से कोई चीज़ मंगवाते हैं और वहीं उसकी कीमत बढ़ जाए तो हमारे देश में भी वो महंगी हो जाती है। तो अब तक हमने इन तीनों पिलर्स को अलग अलग समझा, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन। लेकिन अर्थव्यवस्था की असली कहानी इनके अकेलेपन में नहीं, बल्कि इनके आपसी रिश्ते में छिपी है। ये तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक धागे में पिरोए हुए मोती। एक को खींचो तो बाकी दो पर भी असर पड़ता है। ये एक बहुत ही नाजुक डांस की तरह है। चलिए, इस डांस का पहला स्टेप देखते हैं। मान लीजिए जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है लोगों की कमाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इससे बाजार में चीजों की डिमांड यानी मांग बढ़ जाती है। अब अगर चीजों की सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी तो क्या होगा? जाहिर है कीमतें बढ़ने लगेंगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। अब दूसरा स्टेप, अगर सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसे बाजार से ज्यादा उधार लेना पड़ेगा। और जैसा हमने पहले क्राउडिंग आउट इफेक्ट में समझा था, जब सरकार ज्यादा पैसा उधार लेगी तो प्राइवेट कंपनियों के लिए निवेश करने के लिए कम पैसा बचेगा। इससे देश में नया निवेश कम हो सकता है और विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और ये रहा तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप। जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काबू से बाहर होने लगती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैदान में उतरता है। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है। इससे होम लोन, कार लोन सब महंगे हो जाते हैं। लोग और कंपनियां कम खर्च करते हैं, कम निवेश करते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल दुनिया में सरकार और आरबीआई के सामने यही चैलेंज होता है। उनके पास तय लक्ष्य होते हैं। जैसे कोशिश ये रहती है कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% के आसपास रखा जाए और महंगाई को 2% से 6% के एक सुरक्षित दायरे में रखा जाए। इसी संतुलन को साधने की कोशिश लगातार चलती रहती है ताकि अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर बनी रहे। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करना, इन तीनों पिलर्स के बीच संतुलन बनाना, क्या ये एक साइंस है जिसके कुछ तय फॉर्मूले और नियम हैं, या फिर ये एक कला है जहां हर नई चुनौती और हर बदलती परिस्थिति के हिसाब से नए और सूझबूझ भरे फैसले लेने पड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट कितना मुश्किल और जिम्मेदारी भरा काम है।